आज बात एक ऐसे देश की कर रहे हैं जो 50-60 साल पहले जब आजाद हुआ था तब इसके पास शायद ही कोई ऐसी चीज थी जिससे यह देश अपनी गरीबी मिटा सकता। इसके पास ना तो खेती करने के लिए जमीन थी और ना ही कुछ और। यहाँ के ज्यादातर लोग झुग्गी बस्तियों में ही अपनी जिंदगी काटा करते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। जो देश एक वक्त पर अपनी गरीबी मिटा पाने में सक्षम नहीं था, वो आज अपने देश के लोगों की औसत तनख्वाह के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन सा देश होगा। खैर, दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए क्योंकि ये है सिंगापुर। लेकिन सोचिए जरा कि कैसे इस देश ने इतने कम वक्त में विकास की ये बेमिसाल गाथा लिखी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अवेयरनेस टीवी हिंदी में। अब हम इस बात पर आए कि सिंगापुर इतना अमीर कैसे हुआ। उससे पहले हम एक नजर इसके इतिहास पर डाल लेते हैं और बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। उस दौरान सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि उस वक्त सिंगापुर की कमान ब्रितानी सेनाओं के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन सन 1942 में जापान ने ब्रिटेन को हरा डाला। लेकिन बाद में 1944-45 के बीच अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई जिससे यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारिक बंदरगाहों को पहुंचा। लेकिन यहाँ सिंगापुर रुका नहीं, उसने अपने लिए एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया था और इसमें सिंगापुर को साथ मिला हैरी ली का। ये एक चीनी प्रवासी परिवार की तीसरी पीढ़ी के बेटे थे जिनका जन्म 16 दिसंबर 1923 को हुआ था। इनका असली नाम ली कुआन यी था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की अपनी पढ़ाई की और सिंगापुर लौटकर एक प्रमुख ट्रेड यूनियन वकील बन गए। और फिर साल 1954 में हैरी ली ने पीपल्स एक्शन पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के महासचिव बने और अगले 40 साल तक इस पद पर रहे। पीएपी ने साल 1959 को चुनावों में बहुमत हासिल किया और कुछ इस तरह से सिंगापुर पूरी तरह से अंग्रेजों के चुंगल से निकलकर स्वशासित राज्य बन गया। ली ने सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ 1963 में किया, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाया। इसके बाद 1965 में वैचारिक रसाकसी और जातीय समूह के बीच हिंसक संघर्ष के बाद सिंगापुर संघ से निकलकर एक स्वतंत्र देश बन गया और यहाँ से सिंगापुर को फिर से बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत में इस देश के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने देश को विकास के रास्ते पर पहुंचा पाते। अब सिंगापुर के हालात कैसे होंगे, ये से आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि 1965 में सिंगापुर के प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर थी और इसकी लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या अशिक्षित थी। लेकिन इन सारी समस्याओं के बाद भी सिंगापुर ने साल 1960 से 1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि करने जैसा कीर्तिमान रच दिया। लेकिन सवाल यह है कि सिंगापुर ने इतनी कमाई की कैसे। इसका पहला बड़ा कारण तो हैरी ली और उनकी सोच ही थी, जिनके चलते सिंगापुर आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। सिंगापुर को कामयाब और आधुनिक सिंगापुर बनाने में हैरी ली का कितना हाथ है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज ली कुआन यू को सिंगापुर का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। शेर जैसे इस मुल्क को शेर जैसे इस नेता ने ही विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा किया। वहीं दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण सिंगापुर की भूगोलिक स्थिति है। आकार में मुंबई से भी छोटा देश सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है। ये वही स्ट्रेट है जहां से दुनिया की होने वाली समुद्री व्यापार का 40% परिवहन होता है और इसी भूगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया सिंगापुर ने। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो आज सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर सेंटर है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं, जिनसे दुनिया के 600 से भी ज्यादा अधिक पोर्ट जुड़े हैं। इसका सिंगापुर की इकोनॉमी में करीब 15% का योगदान है, यानी देश की भारी कमाई पानी के रास्ते ही होती है। अब सिंगापुर ने अपने विकास के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी देश आबादी और आकार से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके विकास का पैमाना उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी होती है। आज सिंगापुर दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है और अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ रहने वाले हर परिवार के पास घर है, बेरोजगारी ना के बराबर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के 231 शहरों में सबसे बेहतरीन माना जाता है और हेल्थ केयर की बात की जाए तो यहाँ सस्ती और बेहद अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाती है। वहीं सिंगापुर की जीडीपी पर बात की जाए तो 57 लाख की आबादी वाले इस देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी $90,000 है। ऐसे में देश का विकसित देशों की कतार में खड़ा होना लाजमी भी है।
वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी देखी जाए तो वो $1974 है, यानी सिंगापुर की जीडीपी से 46 गुना कम। तो देखा आपने, इतने कम वक्त पर सिंगापुर ने दुनिया में अपने वर्चस्व की कहानी को कैसे रचा। सिंगापुर ने अपने देश को विकसित देशों में शामिल करने के लिए क्या क्या किया। भारत इससे बहुत कुछ सीख सकता है। सिंगापुर के विकास की ये गाथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।